नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की आरोह पाठ्यपुस्तक में स्थित कवि कुंवर नारायण द्वारा लिखित कविता कविता के बहाने। कविता के बहाने कविता में कविता की शक्ति पर प्रकाश डाला गया है। कवि का कहना है कि कविता में चिड़िया की उड़ान, फूलों की मुस्कान और बच्चों की क्रीड़ा तीनों का समावेश है। ये तीनों अपने आप में सुंदर होते हुए भी ससीम हैं, परंतु कविता का क्षेत्र असीम है। उसके अंतर्गत जड़, चेतन, पशु पक्षी, मनुष्य आदि सभी का व्याप हो सकता है। कवि आज के समय में कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने कविता एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है। फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसीलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की सीमा ही क्यों न हो। पहला काव्यांश कुछ इस प्रकार है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि चिड़िया की उड़ान को देखकर नई नई कल्पनाएं प्रस्तुत करते हैं। वह स्वयं भी उड़ान भरते हैं। उनमें नए नए भाव, नए नए रंग, नए नए विचार आते हैं। कविता की उड़ान इतनी ऊंची होती है कि बेचारी चिड़िया उसका ओर छोड़ नहीं जान पाती। कहा भी तो गया है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अर्थात सूर्य की किरणें भी जिन क्षेत्रों में नहीं पहुँच पाती, वहाँ तक कवि की कल्पनाएं पहुँच जाती हैं। कविता का विस्तार चिड़िया की समझ से परे है। कविता न केवल घर के भीतर होने वाली गतिविधियों पर लिखी जाती है, बल्कि बाहर के संसार को भी व्यक्त करती है। वह कभी इस घर के बारे में लिखी जाती है तो कभी उस घर के बारे में। आशय यह है कि कविता में घर घर की कहानी वर्णित होती है। कविता किस प्रकार कल्पना के पंख लगाकर सब जगह घूम जाती है, यह उस बेचारी चिड़िया की समझ से परे है। आशय यह है कि प्रकृति ससीम है, सीमा सहित है, किंतु कविता का क्षेत्र अनंत है। कविता चिड़िया को खुले आकाश में उड़ता देखकर ऊंची ऊंची कल्पनाओं की उड़ान भरती है। वह धरती से ऊपर उठकर भावना, कल्पना और संभावना के आकाश में विहार करती है। इस काव्यांश में चिड़िया और कविता की तुलना की गई है। कविता की उड़ान को चिड़िया की उड़ान की तुलना में अधिक कारगर, प्रभावी और सशक्त बताया गया है। कवि कविता के पंख लगाकर कभी मानव मन के भीतर प्रवेश करता है, कभी समाज के घर घर में प्रवेश करता है। कविता और चिड़िया की उड़ान की तुलना मनोरम बन पड़ी है। कवि ने चिड़िया की लाचारी और बेचारगी दिखलाकर कविता की उड़ान की महिमा गाई है।
कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने में काकू वक्रोक्ति है। इसमें चिड़िया की सीमितता का तिरस्कार किया गया है। चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। इसमें मानवीकरण का पुट भी है। चिड़िया से मानव की तरह ज्ञान की अपेक्षा की गई है। यह कविता न तो गेय है न छंदबद्ध है। इसमें तुकांतता और भाव की लय का अनूठा योग है। बहाने जाने माने की तुक से कविता में प्रभाव आ गया है। भाषा अत्यंत सरल, सुगम और प्रवाहमयी है। कविता का मानवीकरण किया गया है। कविता के पंख लगाने में रूपक अलंकार है। बाहर भीतर इस घर उस घर में र की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। इसमें चिड़िया की उड़ान को कविता की उड़ान के सामने तुच्छ और हेय कहा गया है, अतः व्यतिरेक अलंकार है। चिड़िया क्या जाने में जो अनंत तिरस्कार है वह मनोरम है। कविता अरूप है, काल्पनिक है। चिड़िया प्रत्यक्ष है, साकार है। इन दोनों की तुलना मनोरम बन पड़ी है। पहले काव्यांश में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार फूल खिलकर लोगों को सुगंध बांटता है, उसी भांति कविता भी अपने कोमल भावों के द्वारा संसार को हर प्रकार से प्रसन्न करती है। कविता ने स्वयं महक कर लोगों को महकाना लोगों से ही सीखा है। कवि फूल की सीमा बताते हुए कहते हैं, फूल स्वयं तो खिलता है, किंतु वह कविता के मर्म से अपरिचित है। कविता फूल से भी अधिक मूल्यवान होती है। काव्यांश कुछ इस प्रकार है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कवि कहते हैं, कविता फूलों को खिलता देखकर खिलती है, पल्लवित होती है, पुष्पित होती है। उसमें नए नए रंग, भाव और सौंदर्य भर आते हैं, परंतु फूल बेचारा ससीम है। वह कविता को सुगंध और सौंदर्य से भर देता है, किंतु कविता के खिलने को नहीं समझ पाता। उसका बोध ज्ञान सीमित है। फूल तो बेचारा एक दिन गंध रहित हो भी जाता है, किंतु कविता किस प्रकार बिना मुरझाए महकती रहती है। वह घर के भीतर और बाहर हर घर द्वार पर अपनी भाव सुगंध बिखराती रहती है। इस बारे में बेचारा फूल कुछ नहीं जान पाता। वह तो बस सुगंध से भरना और फिर एक दिन झड़ जाना इतना ही जानता है। इस पद्यांश का आशय यह है कि कविता फूल के समान सब और अपनी सुगंध फैलाती है, यह ठीक है। वह मानव मन के भीतर और बाहरी संसार दोनों को सुगंधित करती है। इसकी तुलना में प्राकृतिक फूल ससीम हैं। वे कविता के समान व्यापक नहीं हैं। कविता ही वह फूल है जो कभी मुरझाए बिना सब और महका करती है। फूल की सुगंध सूखने पर नष्ट हो जाती है, किंतु कविता अनंत काल तक सुगंध बिखराती है। कविता और फूल की तुलना बहुत मनोरम बन पड़ी है। कविता की तुलना में फूल बेचारा है, ससीम है। कविता कैसी अनंत है, यह दिखाने में कवि पूर्णतया सफल है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने में काकू वक्रोक्ति है। इसमें फूल की बेचारगी का तिरस्कार है। फूल क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। इसमें मानवीकरण का भी पुट है। फूल से मानव की तरह ही ज्ञान की अपेक्षा की गई है। भाषा अत्यंत सरल, सुगम और प्रवाहमयी है। बाहर भीतर इस घर उस घर में र की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। यह कविता न तो गेय है न छंदबद्ध। इसमें तुकांतता और भाव की लय का
अनूठा योग है। बहाने जाने माने की तुक से कविता में प्रभाव आ गया है। अगले काव्यांश में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार बच्चे मनोरंजन और आत्माभिव्यक्ति के लिए क्रीड़ा करते हैं, खेलों के पीछे उनका कोई गंभीर उद्देश्य नहीं होता, उसी प्रकार कविता रचना भी कवि की एक क्रीड़ा है, लीला है। बच्चों के खेलों तथा कविता रचने में लीला भाव प्रमुख होता है। ये दोनों कर्म निरुद्देश्य आनंद की प्रेरणा से किए जाते हैं। बच्चा खेल खेल में अपने पराये के भेद को समाप्त कर देता है। वह आस पड़ोस में समान आत्मीयता से खेल खेलता है। इस काव्यांश का संदेश यह है कि बच्चों की क्रीड़ा के समान कविता भी सबको अपना मानती है, समान मानती है। कवि अपनी कविता में अपने पराये का भेद भूलकर सबकी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। उसका दायरा बहुत विस्तृत होता है। काव्यांश कुछ इस प्रकार है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। कवि कहते हैं, कविता में भी बच्चों के खेलों को देखकर कवि शब्द क्रीड़ा करता है। वह शब्दों के, भावों के, विचारों के नए नए खेल खेलता है। जिस प्रकार बच्चे खेल खेलते हुए कभी घर में जाते हैं, कभी बाहर भागते हैं, वे इस उस सभी घरों में समान रूप से खेल खेलते हैं। उनके मन में अपने पराये का भेदभाव नहीं रहता। वे खेल खेल में सभी को अपना बना लेते हैं। वे सब घरों को एक करके क्या कहना चाहते हैं, यह तो बच्चे ही जानते हैं। यही बच्चों के अनुसार कवि कर्म भी एक खेल है, शब्दों का खेल। कवि शब्दों के माध्यम से अपने मन के, बाहरी संसार के, अपनों के, परायों के, सब घरों के मनोभावों को वाणी देता है। वह सबको समान मानकर उनकी भावनाओं को व्यक्त करता है। इस काव्यांश में बच्चों में पाई जाने वाली स्वाभाविक आत्मीयता, अभेदता और निष्कलुष दृष्टि का सम्मान किया गया है। बच्चा ही जाने शब्द प्रयोग में बताया गया है कि बच्चे और कवि दोनों सोच विचार कर अभेदता नहीं दर्शाते, यह तो उनका सरल स्वभाव होता है। कवि ने बच्चों की क्रीड़ा और कवियों की क्रीड़ा दोनों का समान रूप से सम्मान किया है। दोनों अपने पराये का भेद भूलकर आनंद क्रीड़ा करते हैं। यह कविता न तो गेय है न छंदबद्ध, इसमें तुकांतता और भाव की लय का अनूठा योग है। बहाने जाने माने की तुक से कविता में प्रभाव आ गया है। भाषा अत्यंत सरल, सुगम और प्रवाहमयी है। बाहर भीतर इस घर उस घर में र की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। सब घर एक करना में भेदभाव भूलकर समानता अनुभव करने की व्यंजना है। कविता में अपने पराये का भेद नहीं होता, वह सबके सुख दुख को व्यक्त करती है, वह सर्वजन हिताय होती है। इसी के साथ यह कविता यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।